हेलो गाइस, तो आपका एसबीआई पीओ 2026 के एग्जाम को अब 2 महीने बचे। ठीक है, तो अब आपकी स्ट्रेटजी 2 महीने की क्या होनी चाहिए? अगर आप बिगिनर हो, जस्ट स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, और या अगर रिपीटर हो, कुछ टाइम से एग्जाम दे रहे हो लेकिन अभी तक लगे हुए हो, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है कि 2 महीने में आपको किस तरह पढ़ाई करनी है। ठीक है, और बहुत लोग बोलेंगे कि बिगिनर्स जो भी है वो एसबीआई पीओ 2026 क्लियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब सिर्फ 2 महीने बचा है। तो मैं बोलूंगा भाई रुक जाओ थोड़ा, इस वीडियो को एंड तक देख लो, उसके बाद आप डिसाइड करना कि बिगिनर बन सकता है या नहीं बन सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरे को देखते हैं कि वो बहुत साल से कर रहे हैं, वो क्लियर नहीं कर पा रहे, तो वो सोचते हैं 2 मंथ टाइम बहुत कम है और अगर मैं आज से स्टार्ट करूंगा तो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ ये गलत सोच है। क्योंकि 2 महीने इनफ टाइम है अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी से पढ़ाई करो। ठीक है, अगर आप 80-20 प्रिंसिपल को यूज करोगे तो ये 2 महीने में भी आप एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। ये बेसिकली है स्मार्ट वे टू स्टडी। ठीक है, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि बहुत लोग पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन आपको क्यों पता है, कुछ लोग एक स्मार्ट वे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कोर टॉपिक्स पे फोकस करते हैं और उस चीज में एफर्ट्स लगाते हैं जो उनको डायरेक्ट सक्सेस दिलाती है। लेकिन बहुत लोग क्या है कि बहुत लॉन्ग टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन उनकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, इसीलिए वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। उनके पास आप कितना भी टाइम दे दो नहीं क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आज से भी अगर पढ़ाई आप स्टार्ट कर रहे हो और 2 महीने का टाइम है, तो बिल्कुल आप एसबीआई पीओ 2026 क्लियर कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आपने कभी सोचा होगा, क्योंकि बहुत लोग स्टूडेंट है जो बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, और कुछ लोग हैं जो कुछ महीने में ही पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसे उनका क्या रीजन है? तो देखो भाई, जो भी टॉपर्स होते हैं या जो भी एग्जाम कम टाइम में क्लियर कर लेते हैं वो स्मार्ट वे में स्ट्रेटजी करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो 80-20 प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, ये जरूरी है। 80-20 प्रिंसिपल क्या है? तो देखो, ये इटालियन इकोनॉमिस्ट था विल्फ्रेडो परेटो ने इसको 1896 में दिया था, यानी आज से 130 साल पहले। लेकिन ये आज के टाइम में भी यूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो परेटो प्रिंसिपल क्या होता है? देखो, परेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप 20% जो एफर्ट है उसको लगा के 80% सक्सेस अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो 20% एफर्ट से, 20% की कोशिश से आप 80% सक्सेस अचीव कर सकते हो। यही है परेटो प्रिंसिपल। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि एफर्ट्स तो लगा रहे हैं लेकिन ये 20% एफर्ट जो है, जो मेन एफर्ट्स है, इसको वो मैक्सिमाइज नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो 80% एफर्ट लगाते हैं जो बस मेरा कितना 20% रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो जो भी लोग बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, वो क्या करते हैं, उस 80% एफर्ट्स में फंसे रहते हैं जो बस 20% आपका रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 20% एफर्ट है, बैंकिंग एग्जामिनेशन के टर्म में बताऊंगा कि आप इसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स तो 2026 है, उसमें इस 20% एफर्ट को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो जो आपको 80% सक्सेस देगी। ठीक है, क्योंकि भाई एंड ऑफ द डे में तो मुझे रिजल्ट चाहिए। कोई ये नहीं देखेगा कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, उसको एंड में क्या चाहिए, एंड में चाहिए कि आपने एग्जाम क्लियर किया कि नहीं, आप सक्सेसफुल हुए कि नहीं। ठीक है, तो पढ़ाई करने का तरीका कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो अब बस 2 महीने हैं। ठीक है, और मैं बिगिनर हूँ। अब बहुत लोग तो हाथ खड़े कर देंगे, बोलेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, इतने कम टाइम में कोई एसबीआई पीओ क्लियर नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अपना टाइमलाइन आपको बता देता हूं, मेरे एग्जाम क्लियर करने का टाइमलाइन क्या है, उसके बाद आप डिसीजन लेना। देखो, मैंने जो है आईपीएस पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। ठीक है, आईपीएस पीओ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। ठीक है, तो मैंने कितना टाइम लिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, उसके लिए मैंने कितना टाइम लिया, तो देखो मैं बता दूं, मैंने नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट की थी पढ़ाई, तो मैंने 2 मंथ्स का टाइम लिया था आईपीएस पीओ को क्लियर करने में। और ये भी मैंने सेल्फ स्टडी से क्लियर करी। ठीक है, बिना किसी कोचिंग के हेल्प लिए हुए, बिना किसी भी जो फ्री सोर्सेस है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उसको यूज किया था, सिर्फ मॉक्स को मैंने बाय किया था। ठीक है, इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि मैंने एसबीआई पीओ अपने थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो एसबीआई पीओ जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उसके पहले मैंने कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन सीरियसली नहीं दिया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन करी थी और सिर्फ 15 डेज मेरे पास टाइम अवेलेबल था। ठीक है, और मैं कितना क्लोज पहुंचा, मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था और फाइनल सिलेक्शन को बस 0.01 मार्क्स से मैं मिस कर गया। ठीक है,
तो सोच रहे हो ये 15 डेज में मैं इतना क्लोज पहुंच गया सिलेक्शन के। फिर मैं अगर सेकेंड अटेम्प्ट की बात करूं तो फिर मैंने एसबीआई पीओ का सेकेंड अटेम्प्ट दिया। इस बार भी मैंने उतना ज्यादा टाइम नहीं दिया था, लेकिन इस बार फिर भी मैंने 2 मंथ्स का टाइम दिया था, ठीक है, 2 मंथ्स का टाइम मैंने दिया था। इस बार मैंने थोड़ा टाइम दिया। तो इस बार भी मैं फाइनल सिलेक्शन से बस कितना से मिस हो गया था, बस 2 मार्क्स से, ठीक है। तो 2 बार मैं इंटरव्यू पे पहुंचा और मिस कर गया, लेकिन मेरा टाइम देख रहे हो, पहला बार मैंने 15 डेज लिया, दूसरा बार 2 मंथ। अब आता है थर्ड अटेम्प्ट जिसपे मैंने एसबीआई पीओ एग्जाम फाइनली क्लियर किया, ठीक है। तो उसमें मैंने कितना टाइम लिया, तो देखो, उसमें भी मैंने 15 डेज ही टाइम लिया, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन आने के बाद ही सीरियसली पढ़ाई करी। तो आप लोग बहुत करोगे कि ये तो मजाक कर रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है 15 डे में, मैं तो फेक रहा हूं। तो भाई ये सच बात है, 15 डेज में मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया था एसबीआई पीओ में, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और उस समय मैं आईपीएस पीओ से बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ वर्क कर रहा था, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया में पीओ वर्क कर रहा था। तो मेरे पास जो जॉब थी बहुत हेक्टिक थी, मुझे टाइम मैनेज करके एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी। तो मैंने मुश्किल से 15 दिन दिया होगा, और मैंने एसबीआई पीओ थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली क्लियर किया, ठीक है। तो मेरा टाइमलाइन देख रहे हो, मैंने कभी भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लिया है, फिर भी मैंने सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैं भी इस 80-20 प्रिंसिपल को यूज करता था। तो मैं वो 20% एफर्ट पे फोकस किया जो मुझे 80% सक्सेस दे, ठीक है। और वो जो 80% एफर्ट है जिसको बस 20% सक्सेस देती है, उसको मैंने कम टाइम दिया, ठीक है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 2 महीने का टाइम है, तो 2 महीने का जो है ईच एंड एवरी डे मैटर, ठीक है। आप कोई भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते हो। 2 महीने यानी आपके पास कितना, 60 डेज है, ठीक है। अगर आप वीक्स में मान लो तो कितना है, नियरली बोल सकते हो 9 वीक्स है, चलो 9 वीक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो 9 वीक्स में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मेरा कोशिश रहेगा कि ये जो 20% एफर्ट है, ठीक है, ये जो 20% एफर्ट है, परेटो प्रिंसिपल बोलता है कि ये जो 80% रिजल्ट दे रहा है, इसको ढूंढते हैं क्या क्या टॉपिक पे हम लोग फोकस करके 2 महीने में एसबीआई पीओ 2026 क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बिगिनर हूं तो मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले तो मैं अरिथमेटिक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अभी मैं फिर से बोलता हूं, जो भी बिगिनर है, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आगे बिल्कुल नहीं बढ़े, ठीक है। अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो आप, और इंग्लिश ग्रामर के रूल क्लियर कर लो। तो बहुत लोग बोलेंगे इसके लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम आप सोच सकते हो मिनिमम लगेगा। देखो, आपके पास 9 वीक्स है, तो मैं बोल रहा हूँ कम से कम 2 वीक्स में ये क्लियर कर लो, क्योंकि इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कहाँ से आप क्लियर करोगे अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट। तो गाइस देखो, अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट आप कहां से क्लियर करोगे, देखो मैंने अपने इस चैनल द सक्सेस मंत्रा पे फुल प्लेलिस्ट में मेरे जाके देखो, ये सब जो टॉपिक है इसके मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूं, और ये वन शॉट में करा है। मतलब मेरे से चैनल पे आप देख लोगे तो ये कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। उसके साथ मैंने लेटेस्ट एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कराया है। तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, बोट स्ट्रीम, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, ठीक है। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी शेयर कर दूंगा। बिना कॉन्सेप्ट सीखे आगे मत बढ़ो, वरना ऐसा हो जाएगा जैसे मकान का बेस है, वो अगर कमजोर होगा तो मकान गिर जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट कभी मत मारो, कॉन्सेप्ट सीखने में हमेशा टाइम दो। इसके अलावा जो भी बचे टॉपिक है, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पाइप सिस्टम, ट्रेन, और भी जो मिसलेनियस टॉपिक है, उसकी भी फुल उसकी भी फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो मेरे चैनल पे जल्द ही आने वाली, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कॉन्सेप्ट मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी क्लियर कराए हैं, उसको जाके फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखो पहले, ठीक है। और इसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा, चलो ये भी मैं बता देता हूँ। देखो, नंबर सिस्टम जो है आपका, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये आप 2 दिन में इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली बहुत सिंपल है, उतना कुछ ज्यादा नहीं है। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, ये जो है आपका बचा जो टॉपिक है, बोट एंड स्ट्रीम, इसको मान सकते हो आप, चलो हर टॉपिक के लिए 1 दिन लो आप, ठीक है। तो हर टॉपिक को 1 दिन आप जरूर दो, कॉन्सेप्ट सीखो और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसके अलावा मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी खासकर मेंस में पूछे जाती है, लेकिन मेरे चैनल पे इसकी 2 आवर्स की फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो है, वो देखोगे, बहुत मैंने सिंपल वे में समझाया है, ठीक है। बहुत सिंपल वे में समझाया है, जिसकी मैथ स्ट्रांग नहीं है उसको भी समझ में आ जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को भी बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगी। बहुत लोग इसको स्किप करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख लो, उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आए तब मुझे बताना, ठीक है। तो ये सब टॉपिक को आप कितने दिन में कवर कर लोगे भाई,
मेक श्योर आप इस सारे टॉपिक को 7 डेज में, एक हफ्ते में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अब बहुत लोग कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो भाई हमेशा बता देता हूं, जैसे टाइम एंड वर्क है, इसका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा ही है, लेकिन उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप नए नए वेरिएशन करो। बोट एंड स्ट्रीम में भी उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़े ही ट्रिक्स और फॉर्मूला है, ठीक है। या प्रॉफिट एंड लॉस बहुत सिंपल है, और रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, हाँ नंबर सिस्टम में थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, स्कूल में आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। मेंसुरेशन का भी मैंने फुल वीडियो डाला है, तो उसको आप देखना, इट इज मोर देन इनफ। तो गाइस क्या करोगे, सबसे पहले आप फुल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करोगे, सारा कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, इसमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं मारना है। उसके बाद क्या करोगे, उस पे न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैंने अपने चैनल द सक्सेस मंत्रा पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस कराई है, तो वो भी देखते रहना। इसके बाद आने वाले टाइम में और भी मैं हाई लेवल क्वेश्चन उस टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन मेक श्योर कॉन्सेप्ट आप सीख लो। तो इसके लिए आप 7 डेज दो टाइम, 7 डेज में इसको फिनिश करो, ठीक है। इसके अलावा जो ये सब टॉपिक है, इसको भी चलो और मान लो 2-4 दिन में ये भी फिनिश करो, तो मोस्टली आपको कितना टाइम लगना चाहिए, 2 हफ्ते में, 2 वीक्स में, आज से अगर स्टार्ट करो तो जितने भी अरिथमेटिक टॉपिक हैं उसके आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और उस पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आपको एफर्ट लगाने की बात है। ऐसे पढ़ो जैसे लगेगा यू आर पोजेस्ड, इतना हार्ड वर्क करो, इतना एफर्ट लगाओ, गिवन टाइम एक दिन है तो उसको 2 दिन बना लो, इतना एफर्ट लगाओ, लेकिन 2 हफ्ते में क्लियर करो अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट और इंग्लिश ग्रामर के रूल। तो इंग्लिश ग्रामर के रूल मैं बार बार बता चुका हूँ, निमिषा बंसल की 120 ग्रामर रूल्स आती है, उससे देख के क्लियर कर लो, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर निमिषा बंसल मैम की बहुत अच्छी बुक है वो, 120 ग्रामर रूल्स, ठीक है, निमिषा बंसल मैम की है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ग्रामर की बुक है तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ थोड़ा ब्रीफली दिया है, ठीक है, आपका टाइम सेव होगा। 120 ग्रामर रूल्स जो पीडीएफ है निमिषा बंसल का मैम, उससे कर लो, ठीक है। तो ये तो आप 2 हफ्ते में कर लो। अब आपके पास कितना टाइम बचा भाई, देखो आपके पास 9 वीक्स है टोटल, अब 7 वीक्स बचा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो 7 वीक्स में आप क्या करना चाहिए अब आपको, चलो उस पे आते हैं। तो गाइस देखो, अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो अब आप फोकस करोगे कोर टॉपिक्स। अगर आप बिगिनर भी हो, रिपीटर भी हो, ठीक है, तो कोर टॉपिक्स पे पढ़ो। बहुत बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन उसका डायरेक्शन सही नहीं रहता है, ठीक है। वो सारी चीज पढ़ाई करते हैं लेकिन जो हाई वेटेज टॉपिक है उसको वो फोकस उतना नहीं करते हैं। तो देखो मैं बता दूं कौन सी कोर टॉपिक्स है। रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है आपका, ये इंग्लिश में कोर टॉपिक है। बहुत लोग इसको समझते नहीं है। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंग्लिश में जो होता है वो कंप्रीहेंशन बेस्ड होता है, ठीक है। अगर आप ये स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो नियरली 50% क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश में ऐसे ही बन जाएंगे। इसके अलावा मैथ में जो है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा इंटरप्रिटेशन मैं अपने चैनल द सक्सेस मंत्रा पे प्री और मेंस दोनों के डीआई करा रहा हूँ आजकल, बहुत सारी वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। जो एग्जाम में आती है वही वाली डीआई करा रहा हूँ, एग्जाम रेलिवेंट है वो, ठीक है। डीआई और इसमें कैसलेट को भी मैं इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि कैसलेट भी बेसिकली वर्ड बेस्ड डीआई ही है। तो इसके कितने क्वेश्चन रहते हैं, इसके भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, नियरली 40% मान के चल सकते हो, इसके क्वेश्चन रहते ही हैं। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों में। तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम अगर प्रीलिम्स में बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है, और मेंस में मॉडरेट टू हाई लेवल पूछता है, तो इसका भी वेटेज अच्छा खासा रहता है, ठीक है, इसका भी हाई वेटेज रहता है, ठीक है। तो इस पे फोकस करो। और रीजनिंग में जो है पजल्स एंड अरेंजमेंट, तो पजल्स एंड अरेंजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ इजी से स्टार्ट करो, इजी लेवल से, और फिर अपना धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ। पजल अरेंजमेंट्स में आपके कितने क्वेश्चन पूछते हैं, तो भाई देखो प्री में तो मोर देन 60% क्वेश्चन पूछेंगे, और मेंस में भी लगभग 50% क्वेश्चन आपके पजल एंड अरेंजमेंट से रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक अगर आप कर लोगे तो मोर देन 50% क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में तो ऐसे ही आपके हो जाएंगे। तो आप कहां से कैसे पढ़े, रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए क्या करो, डीआई के लिए आप क्या करोगे, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम और पजल अरेंजमेंट के लिए क्या करोगे। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ो, उसके पैराग्राफ को पढ़ो, उसको हाईलाइट करो, जो वर्ड आपको समझ नहीं आए उस वर्ड को क्या करो, हाईलाइट करो, फिर उस वर्ड का मीनिंग देखो, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है, कोई भी न्यूज़पेपर जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर उससे पढ़ो, ठीक है। कोई भी न्यूज़पेपर है इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश की ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपको मिल जाए, मैं कहूंगा ऑफलाइन ही ले लो, 5 रुपया में मिल जाती है, ठीक है। तो पैराग्राफ पढ़ो, जो भी हॉट टॉपिक्स चल रहा है, लाइक ईरान इजराइल और यूएसए का वॉर चल रहा है, ठीक है, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, ठीक है। तो इससे जो ऑयल पे, गैस का जो दाम बढ़ रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ो। पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ो और उसको सेंटेंस को हाईलाइट करो,
जो वर्ड समझ में नहीं आए, जो वर्ड समझ में नहीं आए उसका देखो मीनिंग, देखो उसका वोकैब देखो, उसका मीनिंग क्या है, और फिर से सेंटेंस को पढ़ो, ठीक है, फिर से सेंटेंस को पढ़ो। तो इस तरह करोगे तो आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी और आपकी कंप्रीहेंशन स्किल भी इंप्रूव होगी। कंप्रीहेंशन मतलब क्या है, बेसिकली आपके समझने की मतलब शक्ति। इंग्लिश के जो मतलब पैराग्राफ पढ़ रहे हो उससे आपको समझने की शक्ति, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, मतलब क्रिटिकल जो है थिंकिंग आपकी इंप्रूव होगी। तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करेगी, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में भी आपको ईमेल राइटिंग आ रही है आजकल, ठीक है, ईमेल राइटिंग, प्रीसीज राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशनल एनालिसिस करनी है। तो कंप्रीहेंशन स्किल स्ट्रांग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ो तो इससे आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन स्ट्रांग हो जाएगा। और डीआई कैसलेट का क्या करोगे, ये तो मैं अपने चैनल द सक्सेस मंत्रा पे आपको डीआई कैसलेट की प्रैक्टिस कराता हूँ, मेंस लेवल भी करा रहा हूँ मैं मोस्टली, और प्री लेवल भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल पे प्रैक्टिस करते रहो, वो तो मोर देन इनफ है, ठीक है। अब आते हैं अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम की भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, मॉडरेट और हाई लेवल दोनों की, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना, इसमें आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। और पजल एंड अरेंजमेंट के लिए आप क्या करोगे, देखो पजल्स एंड अरेंजमेंट के लिए, पजल्स एंड अरेंजमेंट में बहुत बच्चों की क्या होती है कि स्पीड स्लो होती है, ठीक है, मतलब बन तो जाता है उनको लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो 1000 पजल सीरीज करके अंकुश लांबा सर की वीडियो आती है, ठीक है, 1000 पजल सीरीज यूट्यूब पे फ्री वीडियो है, ठीक है। 1000 पजल सीरीज में आप क्या करोगे, इस वीडियो को जाके पॉज करके, ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करोगे, पहले खुद सॉल्व करोगे और टाइमर से टाइम देखोगे कितना टाइम लगा, उसके बाद सर की स्ट्रेटजी देखना कि अंकुश लांबा सर उसको कितने किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा फास्ट मेथड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट वेरिएशन की पजल आप करना, जैसे सर्कुलर पजल है, ठीक है, सर्कुलर वाला सिटिंग अरेंजमेंट है, या स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है, या रेक्टेंगुलर वाला सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट करना, और पजल भी डिफरेंट टाइप्स के जैसे होता है ना, पैरेलल रो वाला सिटिंग है वो भी करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पैरेलल रोज। इसके अलावा पजल में बॉक्स बेस्ड पजल जो है, बॉक्स बेस्ड पजल है, या जो होता है ना फ्लैट बेस्ड पजल है, फ्लैट और इनहेबिटेंट होता है फ्लैट बेस्ड पजल, ठीक है। इसके अलावा मंथ्स एंड पर्सन वाला पजल जो होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पजल का वेरिएशन है। सारे पजल के वेरिएशन आप इजी लेवल से स्टार्ट करना, और ये जो 1000 पजल सीरीज है ये प्रीलिम्स के लिए इजी इजी वेरिएशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जब इजी लेवल कर लोगे उसके बाद अपना लेवल मॉडरेट लेवल के सॉल्व करना, पजल एंड अरेंजमेंट, और हाई लेवल सॉल्व करना। तो मॉडरेट और हाई लेवल में जनरली 4 से 5 वेरिएबल रहते हैं जो आपके मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपके मेंस में एक सेट भी पजल का बन गया तो जनरली आपको मतलब एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एक सेट भी पजल का आप बना लोगे, क्योंकि भाई मिसकलेनियस इजी होता है रीजनिंग में, ठीक है, मिसकलेनियस क्वेश्चन जो होता है वो इजी होता है मेंस में। तो ये करके आप अपनी पजल एंड अरेंजमेंट को भी क्या करना, स्ट्रॉन्ग कर लेना, पजल एंड अरेंजमेंट को भी स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है। तो ये सब कोर टॉपिक को पढ़ के 50% से ज्यादा मार्क्स तो आप ऐसे ही स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो 80-20 प्रिंसिपल में ये मेरा क्या है, 20% एफर्ट है जो मुझे 80% रिजल्ट देगा, 80% सक्सेस देगा, ठीक है। तो बहुत बच्चे इसी को इग्नोर करते हैं, वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो सही नहीं रहती है, ठीक है। तो मेरे पास अगर 2 महीने का टाइम है तो मैं क्या करूंगा, स्मार्ट वे में स्टडी करूंगा, क्योंकि मैं बिगिनर हूं। और कभी भी दूसरे लोग की जो स्ट्रेटजी है उसको मत देखो, अपना स्ट्रेटजी खुद ही बनाओ, ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए क्या है, कि इस तरह स्ट्रेटजी बनाओ कि आप जो कोर टॉपिक्स है उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सको। तो गाइस अब बात है, देखो मेरे पास 2 महीने का टाइम बचा है, ठीक है। तो मेरी क्वांट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्री और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। 2 महीने में मेरी क्वांट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो मैंने पहले ही बताया, पहले आप क्या करोगे, मेरे चैनल पे जितने भी अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट के वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ उस कॉन्सेप्ट को आपको देख लेना है, और इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही कॉन्सेप्ट बता दिया है ताकि आपको वन शॉट में क्लियर हो जाए। फिर मैंने जो उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं वो भी आप देख लेना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है। उसके बाद मैं हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा उस टॉपिक पे, लेकिन मेक श्योर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे भाई, तो देखो प्री के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी क्वांट में 2 महीने में। देखो प्री में आपका क्या क्या आने वाला मैं बता देता हूँ, डीआई और कैसलेट जो है आपका, डीआई आएगा, कैसलेट आएगा, ठीक है। डीआई कितना आएगा, 2 सेट आएगा। 2 सेट भाई कौन कौन आएगा, देखो टेबुलर वाला आएगा, ठीक है, पाई चार्ट आएगा, लाइन और बार ग्राफ आएगा, लाइन या बार ग्राफ आएगा। तो यही वेरिएशन में आपको देखने को मिलेंगे डीआई, ठीक है। और डीआई किस टॉपिक पे आएगा प्री में आपका, डीआई और कैसलेट।
तो डीआई और कैलकुलेट जो है मोस्टली आपका परसेंटेज पे आएगा, ठीक है, परसेंटेज पे आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन पे आएगा, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ज्यादा चांस है इसी पे आने वाला है। इसके अलावा जो कैसलेट है आपका, ये किस पे आ सकता है, नंबर सिस्टम पे पूछ सकता है, नंबर सिस्टम पे आ जाएगा, ठीक है, या एवरेज पे आ सकता है, एवरेज पे भी आ सकता है आपको, ठीक है, या एजेज, एजेस पे भी आ सकता है। तो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपका डीआई हो गया, और कितना आएगा, डीआई का 2 सेट आएगा और कैसलेट का 1 सेट आएगा, जिसमें आपको 3 से 5 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डीआई और कैसलेट का रहेगा आपको प्रीलिम्स में, ठीक है, 15 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और मैंने बता दिया किस तरह के डीआई प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। और ये भी बता देना चाहता हूं कि आजकल मॉडरेट लेवल का डीआई पूछ रहा है, ठीक है। तो टेबुलर और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन पूछेगा आपको, ठीक है, या डबल पाई चार्ट पूछेगा, डबल पाई चार्ट, जिसका मैंने अभी अपने चैनल पे प्रैक्टिस भी कराया, डबल पाई चार्ट प्रीवियस ईयर का, उसको प्रैक्टिस कर लेना, उसी लेवल का आएगा। इसके अलावा लाइन और बार ग्राफ में भी कॉम्बिनेशन वाला पूछ सकता है, डबल लाइन ग्राफ या बार ग्राफ, टेबुलर ग्राफ, इसी तरह कॉम्बिनेशन करके मॉडरेट लेवल का आपको डीआई देखने को मिलेगा इस टॉपिक्स पे। और कैसलेट भी मतलब पैराग्राफ रहेगा, बेसिकली इसी सब टॉपिक पे बेस रहेगा, जिसपे 3 से लेके 5 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम रहेगा आपका। तो कितना रह सकता है भाई अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स आपके 10 क्वेश्चन रह ही सकते हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चन, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन तो रहेगा ही। और उसमें भी कौन सा टॉपिक है, जो मैं टॉपिक ऑलरेडी करा चुका हूँ उसी के सारे कर रहेंगे, और जो बचा कुछ टॉपिक है उसके भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, तो वो मेरे चैनल पे जाके अच्छे से देख लेना। तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, तो देखो, आजकल डाटा सफिशिएंसी प्री में भी पूछे जाना लगा है, तो इसके भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, ये भी पूछ सकता है। इसके अलावा ये 2 स्टेटमेंट वाला पूछेगा आपको, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में थोड़ा मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा डाटा सफिशिएंसी का। इसके अलावा क्वांटिटी कंपैरिजन भी प्रैक्टिस कर लेना, आजकल प्री में क्वांटिटी कंपैरिजन के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी 2 स्टेटमेंट वाला ही पूछेगा आपको, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, देखो इसके अलावा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो पूछ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी मैंने अभी चैनल पे वीडियो डाली है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो, और नंबर सीरीज की भी मैंने वीडियो डाली है, तो उससे प्रैक्टिस करो। वो प्रीवियस ईयर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है, तो उसी तरह का क्वेश्चन इस बार भी आएगा। और नंबर सीरीज में मैंने दोनों प्रैक्टिस कराई है, मिसिंग और रॉन्ग नंबर दोनों, तो दोनों देख लेना जाके, ठीक है। ये पूछ सकता है, और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन भी पूछ सकता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन। तो इसी के अंदर पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, प्रीलिम्स में आपको यही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर से जो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन है, इसको आपको फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं अपने चैनल पे बताता हूँ इसको आप फास्ट सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो मेरे चैनल में जाके वो वीडियोस को देख लो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो, तो आपको स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, इसके अगर 5 क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे कितने देर में सॉल्व करना है इसको, लेस देन 2 मिनट्स में। इसकी प्रैक्टिस करो, ताकि बचा हुआ टाइम आप अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम और डीआई और कैसलेट में दे पाओगे, ठीक है। क्योंकि डीआई और कैसलेट बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में भी कुछ कुछ मॉडरेट लेवल का होता है, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए भाई, ये सब मेरे को फास्ट सॉल्व करने की, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, और जितना हो सके अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिक्स के सॉल्व करो। मेरे चैनल पे प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मेंस में। मेंस में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, क्वांट जो है मेंस में कैसा रहेगा। तो मेंस में क्वांट को बेसिकली डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सेक्शन भी बोलते हैं। तो डीआई में क्या क्वेश्चन रह सकता है भाई, आपको अरिथमेटिक बेस्ड, आपको अरिथमेटिक बेस्ड डीआई रहेगा, ठीक है। तो डीआई रहेगा, लेकिन वो जो है अरिथमेटिक टॉपिक पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये भी मैं अपने चैनल द सक्सेस मंत्रा पे प्रैक्टिस कराता हूँ, एसबीआई पीओ मेंस लेवल का डीआई, ठीक है। तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियो देखना, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत बच्चे इससे डरते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कितना इजी वे में बना सकते हो, ठीक है। तो मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा पे एसबीआई पीओ मेंस लेवल की डीआई देखना, अरिथमेटिक बेस्ड, ठीक है। और बहुत सिंपल वे में बताता हूँ, आपको आराम से बन जाएगा, और कॉन्फिडेंस भी आएगा एसबीआई पीओ मेंस के क्वांट सेक्शन में, ठीक है। तो उसको चेक करना। इसके अलावा कैसलेट भी पूछता है ना, वो डीआई अरिथमेटिक बेस्ड होता है, ठीक है। कोई अरिथमेटिक टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, ठीक है, उस पर पूछ सकता है। तो ये भी अरिथमेटिक बेस्ड होता है, तो ये पूछेगा। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी पूछेगा, 3 स्टेटमेंट वाला, ठीक है। तो डाटा सफिशिएंसी भाई ये भी अरिथमेटिक टॉपिक बेस्ड रहेगा, और ये 3 स्टेटमेंट वाला पूछेगा। तो आने वाले टाइम में मैं इसकी भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए।
इसके अलावा क्वांटिटी कंपैरिजन पूछ रहा है आपको, वो भी 3 स्टेटमेंट वाला, तो इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे जल्दी आएगी, ठीक है। क्वांटिटी कंपैरिजन इसमें भी 3 स्टेटमेंट वाला पूछेगा। इसके अलावा और क्या रहेगा, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे जो मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगा, क्योंकि ये मेंस एग्जाम है तो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं भी इसकी भी प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो कोई आपको कॉन्फिडेंस रहना कि ये बना पाओगे आप मेंस एग्जाम में, ठीक है। तो देखो मेंस एग्जाम में बेसिकली यही पूछे जाएगा आपको, अरिथमेटिक डीआई, कैसलेट अरिथमेटिक बेस्ड, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे मेंस में आप उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब आता है हम लोग रीजनिंग। रीजनिंग का कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे 2 महीने में। देखो रीजनिंग का क्या करना है 2 मंथ में, मैंने तो बता दिया है पजल अरेंजमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। पजल अरेंजमेंट पे फोकस करना है क्योंकि मोर देन 50% क्वेश्चन प्री मेंस में तो पजल एंड अरेंजमेंट के ही रहेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो है ही। इसके अलावा और क्या प्रैक्टिस करोगे आप मेंस के लिए, जो है क्रिटिकल रीजनिंग की फोकस करोगे। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग में आपके कितने क्वेश्चन हो सकते हैं भाई, 7 to 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये इजी टू स्कोर है, इजी टू स्कोर है। तो ये कहाँ से कर सकते हो आप, ये मेरिट साइन करके वेबसाइट आती है, उसके प्लेलिस्ट में जाके देखना, क्रिटिकल रीजनिंग की बहुत वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जिस सोर्सेज से मिले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और क्या प्रैक्टिस करोगे आप रीजनिंग में, 2 महीने का टाइम है। देखो कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस कर लेना, कोडिंग डिकोडिंग जो न्यू पैटर्न वाला है वो प्रैक्टिस करना, ठीक है। और मेंस में ध्यान रखना कोडिंग डिकोडिंग को ब्लड रिलेशन से मतलब कंबाइन करके पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस जो है वो कंबाइन कर देता है कोडिंग डिकोडिंग से, कोडेड वाला पूछता है। तो इसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लेना। और क्या क्वेश्चन पूछेगा, इनपुट आउटपुट, मेंस में ये तो पूछा ही जाएगा, इनपुट एंड आउटपुट, वो प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा स्टेटमेंट कंक्लूजन और साइलोगिज्म भी पूछा जाएगा, वो भी प्रैक्टिस करना। ये मेंस में भी पूछा जाता है स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी पूछा जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है आपको, तो देखो और आपको नंबर सीरीज या अल्फा न्यूमरिक सीरीज के क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमरिक सीरीज भी रह सकता है, अल्फा न्यूमरिक सीरीज, तो इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा मिसलेनियस के क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़ी इजी होते हैं, वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जिसमें वर्ड फॉर्मेशन, ऑड वन आउट, वो सब रहता है। तो ये हो गया रीजनिंग का। अब कहाँ से करोगे, जितने भी आपको पीडीएफ मिल रही है अच्छे सोर्सेज से, इस सारे क्वेश्चन को आप जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेना। और मैंने बता दिया है सोर्स आपको, अंकुश लामा सर की वीडियो आती है यूट्यूब पे, इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे जो सर हैं उनसे प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब आता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप क्या क्या फोकस करोगे 2 महीने में, रीडिंग कंप्रीहेंशन तो मैंने बता दिया है, लेकिन बहुत बच्चे बोल रहे हैं मेरी इंग्लिश कमजोर है, तो क्या किया जाए, मैं कह रहा हूँ मेक श्योर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ने का हैबिट बनाओ, क्योंकि इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं है, और कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको मतलब रातों रात वो इंग्लिश में बहुत वो बना देगा, मतलब स्मार्ट बना देगा। आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, और जो भी हॉट टॉपिक है उसके पैराग्राफ को हाईलाइट करके पढ़ो, जो वोकैब समझ नहीं आ रहा है उसका मीनिंग देखो, फिर से पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है। अपनी मतलब थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बढ़ाओ, इससे आपको डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा और रीडिंग कंप्रीहेंशन के अलावा और किस टॉपिक पे आप फोकस कर सकते हो, तो रीडिंग कंप्रीहेंशन तो है ही भाई हॉट टॉपिक, लेकिन इसके अलावा जो है एरर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं, तो उस पे आप फोकस करना, जो एरर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उसके प्रैक्टिस करना, न्यू पैटर्न वाले। इसके अलावा फ्रेज रिप्लेसमेंट आपको मेंस में पूछता है, प्री में भी पूछता है, ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन करना। सेंटेंस फिलर करना, ठीक है, सेंटेंस फिलर हो जाता है वो प्रैक्टिस करना। और मेंस में आपका डबल डबल सेंटेंस फिलर्स वाला क्वेश्चन आता है, तो उसको प्रैक्टिस करना। और क्या प्रैक्टिस करोगे, देखो वर्ड मिस स्पेल वाला क्वेश्चन आता है ना, वर्ड मिस स्पेल्ड, गलत स्पेलिंग है वो करना प्रैक्टिस। और वर्ड का जो स्वैपिंग वाला रहता है उसके भी प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्लोज टेस्ट पूछा जाता है। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ठीक है। तो आप कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी रहेगी तो ये सब तो आप आराम से ही कर लोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सब कंप्रीहेंशन से जुड़ा हुआ है, आपकी कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी है तो इस सब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा आजकल मैच द कॉलम भी पूछा जा रहा है, तो उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा जो मुझे सबसे ज्यादा ट्रिकी लगता है वो पारा जंबल्स है, पारा जंबल्स में बच्चे बहुत फंसते हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको मेंस में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में मैं हमेशा कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो, और पैराग्राफ जितना पढ़ोगे जितना उससे आपकी कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी होगी, उसके बाद आप न्यू पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जहां से भी मिल जाए। निमिषा बंसल इंग्लिश में अच्छा पढ़ाती है, उसके सोर्सेज देख सकते हो। इसके अलावा जो भी अच्छी टीचर है उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
अब आता है मेरा जीए, जनरल अवेयरनेस। तो भाई जनरल अवेयरनेस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 2 महीने का टाइम है, तो हर दिन जनरल अवेयरनेस को कम से कम 1 घंटे तो जरूर दो। और जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि अफेयर्स क्लाउड का जो है मंथली पॉकेट पीडीएफ कर सकते हो। अफेयर्स क्लाउड का जो है मंथली पॉकेट पीडीएफ से पढ़ो, क्योंकि वहां पे ब्रीफली सारी चीजें एक जगह दी रहती है, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, ठीक है, और जो भी स्पोर्ट्स अवार्ड जो भी है ना, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस वहां पे दिया रहता है। इसके अलावा अफेयर्स क्लाउड पे आपको क्विजेज भी मिल जाएगी, तो क्विजेज ज्यादा करो। क्विजेज एमसीक्यू से आपकी याददाश्त मतलब याद ज्यादा रहता है, रिटेन ज्यादा कर पाते हो, ठीक है। तो क्विजेज एमसीक्यू और कहाँ से आपको मिल सकती है? तो देखो, एग्जाम पंडित है, उस पे आपको मिल जाएगी, ये वेबसाइट है, यहाँ पे चेक करना, मिल जाएगी। जीके टुडे है, वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारी क्विजेज मिल जाएगी। अफेयर्स क्लाउड पे तो मिलेगी ही, ये तो है ही। इसके अलावा आपको आईपीएस गाइड पे भी मिल जाएगी, आईपीएस गाइड करके चैनल आती है, उस पे मिल जाएगी। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पे मिलेगा, गाइडली स्मार्ट कीड़ा पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। गाइडली पे भी मिलेगा क्विजेज, और स्मार्ट कीड़ा पे भी मिलेगा। इसके अलावा आपको आई एग्जाम बी करके एक साइट आती है, उस पे भी आपको बहुत सारे क्विजेज मिल जाएंगे। तो ये सारे वेबसाइट पे जाके जितने हो सके क्विजेज एमसीक्यू पीडीएफ से करना, वन लाइनर आपको ज्यादा याद रहेगा। और मेक श्योर 6 मंथ का जरूर करना, मेंस एग्जामिनेशन के पहले 6 महीने का आपको जीए होना चाहिए क्लियर, ठीक है। तो ये तो जीए हो गया। अब आता है डिस्क्रिप्टिव। तो भाई देखो, एसबीआई पीओ 2026 में डिस्क्रिप्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये 50 मार्क्स ही गेम चेंजर होगा, क्योंकि भाई सब्जेक्ट तो और टफ आता है, तो जो इस 50 मार्क्स में एटलीस्ट 35+ स्कोर कर लेगा, उसका सिलेक्शन का चांस उतना बढ़ जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव में आजकल क्या पूछ रहा है? ईमेल राइटिंग। तो मेक श्योर आप ईमेल राइटिंग की प्रैक्टिस करो, किसी भी अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर को ईमेल करो। मतलब एक ईमेल का फॉर्मेट तो बेसिकली बहुत लोग करते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो सीखो कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे फिनिश करते हैं, लास्ट में थैंक कैसे करते हैं, ठीक है, वो सब देखना। इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग भी पूछ रहा है आजकल, तो ये न्यूज़पेपर जितना पढ़ोगे तो उतना आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। प्रिसीज राइटिंग भी पूछ रहा है। तो प्रिसीज राइटिंग बेसिकली क्या होता है? समराइजेशन होता है, समराइज करना होता है, किसी भी बड़े से पैराग्राफ को ब्रीफली लिखना होता है टॉपिक दे के, ठीक है। और क्या पूछता है इसमें? सिचुएशनल एनालिसिस पूछ रहा है आजकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी देखता है। तो कोई भी टॉपिक दे देगा, उसको बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन देने के लिए कोई भी प्रॉब्लम, तो बेसिकली उसको इंग्लिश में लिखना है, तो आपको माइंड में सोचना होगा। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग आपकी स्ट्रांग होगी जितनी, उतना इजीली आप कोई भी सॉल्यूशन दे पाओगे किसी भी प्रॉब्लम का। तो ये सब न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू को नहीं छोड़ेंगे भाई। देखो, एक्सबीआई पीओ में सीट पहले से ही कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इंटरव्यू के लिए मैं क्या करूंगा? अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करते रहो। मैं कहूंगा, मुझे पता है कि जब आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो फ्रेंड से थोड़ा हम लोग कट हो जाते हैं, तो क्या करो, आप मिरर के सामने खड़े होके भी इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हो। और लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी दे सकते हो आप इंटरव्यू, लेकिन मेक श्योर आप प्रेजेंटेशन विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि इंटरव्यू में क्या मैटर करता है? प्रेजेंटेशन। मतलब हाउ यू, मतलब कन्वे, कोई भी बात को आप कैसे रखते हो, प्रेजेंटेशन विद कॉन्फिडेंस। क्योंकि नॉलेज की टेस्ट ऑलरेडी मेरी मेंस एग्जाम में हो चुकी होती है, तो गलत आंसर करोगे कोई बात नहीं है, लेकिन मेक श्योर आप कॉन्फिडेंट रहो थ्रू आउट द इंटरव्यू। तो इसके अलावा आप ग्रुप एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। कोई भी टॉपिक लेके अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, या किसी भी फैमिली मेंबर से भी डिस्कस कर सकते हो। तो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज के लिए भी आप प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि इंटरव्यू का भी बहुत हाई रोल होता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो गाइज, ये थी मेरी स्ट्रेटजी। आपके पास 2 महीने बचे हैं, और अगर आप इस वे में पढ़ाई करोगे, ये जो 20% एफर्ट लगा के 80% सक्सेस का जो मैंने बताया, ठीक है, तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। और बहुत बच्चे बोलेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, 2 महीने में बिगिनर तो बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते एसबीआई पीओ 2026। तो मैं कहूंगा, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ, बिगिनर्स भी क्लियर कर सकते हैं एसबीआई पीओ 2026 में 2 महीने में, ठीक है। तो एसबीआई पीओ 2026 अब आपके आने ही वाली है नोटिफिकेशन, नेक्स्ट मंथ कभी भी आ सकती है। तो ये 20% जो एफर्ट है, इसको आप मैक्सिमाइज करो, ठीक है। फालतू के चीजों में टाइम वेस्ट मत करो, बस कोर टॉपिक से उस पर ज्यादा फोकस करो, तो आपको 80% सक्सेस मिल जाएगी। और आपकी जो एक सीट है एसबीआई पीओ 2026 में, वो क्या हो जाएगी? कंफर्म हो जाएगी 100%, ठीक है। तो ये आपको सक्सेस दिलाएगी,
स्मार्ट वे में स्ट्रेटजी करने से, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और जिन बच्चों को लग रहा होगा वो बोलेंगे 2 महीने में पॉसिबल नहीं है, तो मैं कहूंगा इस वीडियो को एक बार फिर से देख लो और फिर डिसाइड करो कि 2 महीने में पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि मैंने अपना टाइमलाइन आपको बताया है कि मैंने कितने कम टाइम में क्लियर किया है स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज करके, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज होपफुली ये आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको किस एरिया में दिक्कत हो रही है, किस सब्जेक्ट में आप फंस रहे हो, तो मैं आपके जो डाउट है, क्वेरी है, उसको सॉल्व करूंगा। तो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।